अब तक आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अभी हमें अपनी रैली की तैयारी और पुख्ता करनी चाहिए। बस इतना ही कहना चाहता हूं। अब आप जा सकते हैं। मंजू जी, बहुत अच्छा। अब तो हमारे पास शब्द कम पड़ने लगे हैं आपके काम की तारीफ करने के लिए। अगर आपको एजेंडा मीटिंग में कोई और जरूरत हो तो हम कुछ और लोग आपके साथ भेज सकते हैं। नहीं सर, मैं संभाल लूंगी। मुझे पता है आप बहुत अच्छा काम करेंगे। सर, जो कुछ सीखा है आप ही से सीखा है, वरना मेरी क्या बिसात। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में आपका स्वागत करती हूँ। राजनीति सियासत की बिसात पर शह और मात का वो खेल है जहाँ हर चाल सत्ता को ध्यान में रखकर चली जाती है, और जहाँ बात सियासत और सत्ता की हो रही हो वहाँ देश के राजनीतिक केंद्र उत्तर प्रदेश को नजरअंदाज करना कैसे मुमकिन है? जी भैया जी, तुम पूरी जिंदगी यही करते रहना। अरे कितना अच्छा मौका था आज, एक बार अपना मुंह तो खोलते। क्या हम पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं? देखना, एक दिन वो राजा बन जाएगी और हम वजीर की तरह दाएं बाएं खड़े रहेंगे हमेशा। सत्यवती, राजनीति में हर एक का समय आता है, हमारा भी आएगा अगर तुम चाहो तो। मतलब ये कि तुम भी तो एक औरत हो ना। औरत अगर चाहे तो मर्द को वश में करने के लिए क्या क्या नहीं कर सकती। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कर। अब देखना, हम आने वाली रैली के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कुछ ऐसा करेंगे कि सब देखते रह जाएं। भैया जी, भैया जी, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। अब मतलब आप बड़े हैं और जो कुछ भी करते हैं बहुत समझदारी से करते हैं, लेकिन भैया जी, आपको नहीं लगता कि आप मंजू को पार्टी में कुछ ज्यादा ही महत्व दे रहे हैं? मतलब भैया जी, आप सत्यवती को पार्टी में कोई जिम्मेदारी दे सकते हैं और भैया जी, लेकिन आप मंजू के सामने हम घर के ही लोग हैं ना, मैं और सत्यवती। तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ भी बोलने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करो। वो तो तुम करोगे नहीं। इतनी छोटी सी बात एक छोटे दिमाग वाला ही आदमी कर सकता है। भैया जी, अगर आपको बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूं। तो मैं माफ करने की ही तो गलती करता आ रहा हूं अब तक। अम्मा बाबूजी को दिया हुआ वचन निभा रहा हूं, वरना देखो, राजनीति में मेरे सिद्धांत कुछ अलग हैं। और अगर तुम ये सोचते हो कि हम अपने राजनीतिक आदर्शों को बदलकर सिर्फ तुमको और सत्यवती को फायदा पहुंचाएंगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मेरे लिए सिर्फ मेरी पार्टी पहले है, उसके बाद कोई और है। समझ में आया? तो भैया जी, क्या हम आपके लिए कुछ नहीं है? पता करो तुम क्या हो। क्या हो तुम? हमें तो अपने मुंह से कहने में शर्म आती है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं करते हो। तुम्हें अपने भाई होने के नाते पार्टी में रखा, सत्यवती को पार्टी में रखा, ये कम नहीं है। और अब तुम मुझे बताओगे कि पार्टी में किसको महत्व देना है और किसको नहीं देना है। बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं हम, और आज के बाद तुम अपनी बीवी या किसी और की सिफारिश लेकर मेरे सामने मत आना। समझ गए तुम? समझ गए।
जा सकते हो यहां से। अच्छी तरह समझ गए। ठीक है आप? क्यों, क्या हुआ है मुझे? ठीक नहीं हूं मैं? नहीं, वो इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं थी। भाई है आपका, और वैसे भी आप तो जानते हैं कि राजनीति में ज्यादा आदर्शवादी होना कभी कभी नुकसान देता है। हो गया? राजनीति का नशा ही कुछ ऐसा होता है भैया, इंसान हवा में उड़ने लगता है। नहीं, हम हवा में नहीं उड़ रहे, लेकिन हम बहुत खुश हैं। जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब सिर्फ हम पर ही विश्वास जताया जा रहा है। आप देखते जाइए भैया, कैसे महावीर जी हमारी उंगली पकड़ के हमें गद्दी पर बिठाते हैं। बहुत इंतजार किया है सत्ता सुख भोगने के लिए। चलिए रखते हैं, आज बहुत जरूरी दिन है हमारे लिए। जी। सर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने पूरी व्यवस्था करके रखी। अरे मैडम 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 क्या कर रही? भाई साहब, मुझे आपसे बात करनी है मैडम अभी और अकेले में। सर, मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बाहर जाओ। और मंजू जी, आप भी थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, हम बुलाते हैं आपको। तुम सिर्फ मन लगा के काम करती जाओ, बाकी सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो। अरे मैं सब किसके लिए कर रहे हैं? तुम लोगों के लिए कर रहे हैं ना? सर अगर आपको टाइम लग रहा हो तो मैं बाद में आ जाऊं? अरे नहीं नहीं मंजू, आओ, हम तुम्हें बुलाने वाले थे। आओ मंजू, हम चाहते हैं कि परसों होने वाली रैली की जो तैयारियां चल रही हैं, उसमें तुम सत्यवती को भी शामिल करो। तुम सीनियर हो पार्टी में, सत्यवती तुमसे कुछ सीखेगी। सर लेकिन रैली की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हाँ तो ठीक है, हमें पार्टी के हर सदस्य को साथ लेकर चलना होगा। अगर सत्यवती कुछ करना चाहती हैं तो उनको एक मौका देना चाहिए। ठीक है सर, अगर आप यही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। आपके हर निर्णय में अगर कोई आपके साथ हो या ना, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा अच्छा, हम चलते हैं, तुम लोग बात करो कि क्या करना है। जहां इतना इंतजार किया है, वहां थोड़ा और इंतजार से ही चंदन बाबू। छल कपट और स्वार्थ के मंच पर खेलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हम ठहरे पक्के खिलाड़ी। ऐसा बल्ला घुमाएंगे कि राम लक्ष्मण को वनवास के अलावा कुछ नसीब नहीं होगा। फिर आप, हम और कुर्सी। देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि इसी राज्य से चुनकर आते हैं। जाहिर है कि राजनीति में इतनी बड़ी भागीदारी की वजह से उत्तर प्रदेश में हमेशा सत्ता संघर्ष और सियासी दांवपेच का बोलबाला रहता है। आज हम फिरोजाबाद शहर में सत्ता संघर्ष की ऐसी साजिश दिखाने जा रहे हैं जिसने पूरे उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में तूफान ला दिया। आप सभी सुधीजन का स्वागत है। किसी भी पार्टी की लोकप्रियता और सफलता उनके कार्यकर्ताओं पर निर्भर करती है, और मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम से बहुत खुश हूं, और पार्टी के हाईकमांड भी बहुत खुश है। और मैं मानता हूं कि जो कार्यकर्ता
मन लगाकर काम करते हैं पार्टी में, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। उससे पार्टी का उत्साह बना रहता है। और मैं ये भी चाहता हूं कि हमारी जो रैली होने वाली है उसमें भी वही उत्साह दिखाई पड़े आप लोगों का। इसलिए आज मैं अपनी पार्टी के एक ऐसी कार्यकर्ता का नाम लूंगा और उनको सम्मानित करूंगा जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई है। उनका नाम है सत्यवती। अरे ऐसा क्या हो गया कि तुम अंदर से यहां चली आई? अंदर हमारे देखने के लिए बचा ही क्या था? मंजू जी, राजनीति में जो नहीं कहा जाता ना, उसको भी सुन लेना चाहिए। और जिस तलवार में जंग लगी होती है उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। अभी आपको राजनीति में बहुत कुछ सीखना है। चलिए, कल आपसे रैली में मुलाकात है। तुम लोग मानते हो मुझे? जी भैया जी, बिल्कुल। आप हुक्म कीजिए ना भैया जी। तो कल मेरठ कोर्ट में मेरी हियरिंग है, तुम दोनों वहां चले जाओ। बाकी कल रैली का काम मंजू देख लेगी, ठीक है? जी भैया जी। ये क्या बात हुई? हमारी पार्टी ने पिछले चुनाव में वोट परसेंटेज बहुत कम हासिल किया था, लेकिन प्रदेश के कुछ हिस्सों में हमारी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया। हम हमेशा आम आदमी से जुड़े रहे हैं, उसके मूलभूत अधिकारों के बारे में बात करते रहे हैं, वही हमारा मुद्दा रहा है। तो इस बार भी हम चाहते हैं कि एजेंडा कुछ ऐसा बने जो आम आदमी से जुड़ा हो। हम पद की राजनीति छोड़कर आम आदमी से जुड़े ताकि हम उनका विश्वास जीत सकें। बहुत अच्छी बात। जी, आइए, आप इन दोनों को इस गाड़ी में लेके निकलिए, मैं अपनी गाड़ी से आता हूं, ठीक है? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. अभी भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। चिंता काहे कर रही हैं भाभी? भैया जी कहीं फंस गए होंगे और आज पार्टी रैली थी, कोई जरूरी काम आ गया होगा। ऐसा तो वो कभी नहीं करते। अगर कभी देर भी हो जाती है तो फोन करके बता देते हैं कि आज देर होगी। पर आज अचानक क्यों फोन बंद करने का मतलब? तुम पता लगाओ ना, कहाँ है वो? ठीक है, मंजू जी को फोन लगाते। भैया जी आजकल उन्हीं के साथ तो रहते हैं। लो, उसी का फोन आ गया। हाँ मंजू जी, बोलिए। महावीर जी कहाँ हैं? कहाँ है मतलब? अरे हम तो आप ही को फोन करने वाले थे। पार्टी रैली में आप ही के साथ गए थे ना भैया जी? नहीं, मैं जा नहीं सकी क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि रैली खत्म होते ही वो मुझसे मिलने आएंगे। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। शायद आपको पता हो। अच्छा, ठीक है, हम उनके पीए को और बाकी कार्यकर्ताओं को फोन करते हैं, फिर आपको बताते हैं। जी।
महावीर सिंह का अचानक ऐसे हालात में गायब होना बेहद चौंकाने वाला था। जो इंसान राजनीति को सामाजिक सेवा का मंच मानता हो, भला उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? राजनीति में दुश्मनी एक आम बात है, लेकिन महावीर सिंह जैसे आदर्श नेता के साथ भला किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? आखिर कौन थे वो लोग और क्या राज था महावीर सिंह की गुमशुदगी का? पुलिस नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अंधी बहरी पुलिस, अंधा कानून, अंधा कानून, पुलिस प्रशासन, नाकाम पुलिस, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नाकाम पुलिस, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, हम लोग बहुत परेशान हैं। कल से लेके अब तक उनका कोई पता नहीं चला है। कल रैली में गए थे, उसके बाद से गायब है। आप लोगों की नाकामी की वजह से अपराध इतना बढ़ गया है कि दिन दहाड़े एक हाई प्रोफाइल नेता का अपहरण हो जाता है। देखिए मैडम, आप भरोसा रखें, हम अपनी कार्रवाई में कोई भी कमी नहीं होने देंगे। वैसे आपको किसी पे शक है? महावीर जी की साफ छवि को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें विरोधी पार्टी का हाथ हो सकता है। महावीर सिंह जी के अपहरण के बाद पूरी पार्टी में सनसनी फैल गई है। महावीर सिंह जी कल अपनी पार्टी एजेंडा मीटिंग खत्म करके रास्ते में आ ही रहे थे कि रास्ते में उनका अपहरण कर लिया गया। इस वारदात को 24 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा है। मैं प्रियंका मिन्हास, कैमरामैन दिलीप रावत के साथ। आप इंस्पेक्टर मनीष सिंह से बात कर रहे हैं। भरोसा रखिए, जान लगा देंगे। ओके सर, जय हिंद। आइए। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। नमस्कार। जरूरी था इसलिए बुलाना पड़ा। आप महावीर जी के भाई हो, इतने सालों से उनके साथ। पिछले कुछ दिनों में हुई आपको कोई ऐसी घटना याद है, जैसे कि महावीर जी को किसी से धमकी मिली हो या फिर उनका किसी के साथ झगड़ा वगैरह? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। भैया जी की तो सबसे बनती थी, सबका भला करने वाले आदमी थे वो। अब यही समझ में नहीं आ रहा उनके साथ ऐसा कौन कर सकता है। हाँ, एक बात हमको बताते हैं। पार्टी एजेंडा की मीटिंग से पहले वो मंजू है ना, उसके साथ उनकी तू में हुई थी। भैया जी बहुत रोष में थे। हमने भैया जी को ऐसे रोष में पहले कभी नहीं देखा। नहीं, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, बता रहे हैं जो हुआ था। हाँ? बाकी देखिए आप ये कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आप हम पर शक कर रहे हैं? देखिए मैडम, हम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमें तो खुद आश्चर्य हो रहा है कि महावीर जी की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती। औरों के लिए वो सिर्फ एक नेता थे, लेकिन हमारे लिए गुरु समान थे वो। इंस्पेक्टर साहब, हम आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहते। प्यार करते थे हम उनसे और वो भी प्यार करते थे हमसे, और कहा सुनी किसके बीच नहीं होती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम ऐसा कोई कदम उठाएंगे। हमसे ज्यादा गुस्सा तो वो सत्यवती और बलिराम पर होते थे। उन लोगों ने हमेशा उनके ओहदे का फायदा उठाने की कोशिश की। हमारा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, हम आज जो भी है बस उन्हीं की वजह से है। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे ऐसा। इट्स ओके मैम, आप जा सकते हैं। आपको अपने पति और मंजू जी के संबंधों के बारे में पता है? ये सब झूठ है। मेरे पति ऐसे नहीं है। मंजू को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पार्टी में जगह बनाने के लिए बस यही बोल बोलकर भाई साहब का फायदा उठाया है। चलता हूं, और अगर और कुछ पूछताछ करनी होगी तो मैं फिर आऊंगा। मैं कहती हूँ कि भाई साहब का मंजू के साथ कुछ भी रहा हो, अरे लेकिन ये घर की बात है, घर में रहनी चाहिए।
मोजे में अगर छेद हो तो जूता सबके सामने नहीं उतारते। क्यों भाभी? ये सब साले बड़ी ऊंची चीज है, करते कुछ है और कहते कुछ है। इनके हर बयान का मतलब कुछ ना कुछ उल्टा ही होता है। इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। केस तो सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। कहीं इनके सत्ता के चक्रियों में हम अभिमन्यु ना बन जाए। पुलिस तहकीकात की शुरुआती पूछताछ के दौरान मामला सुलझने के बजाय और उलझ गया। शक के कई किरदार महावीर सिंह की गुमशुदगी से जुड़े नजर आ रहे थे। ऐसे में पुलिस के लिए इस तहकीकात को एक दिशा दे पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। सवाल ये था कि सच कौन बोल रहा था। जितने लोगों से पुलिस ने पूछताछ की थी, क्या वो इस केस पर रोशनी डाल रहे थे या फिर कानून को ही गुमराह कर रहे थे? हेलो, हाँ, कहाँ? हाईवे नंबर 4 पे? ठीक है, तुम ही रुको, हम पहुंचते। हौलदार, जल्दी करो। एक मिनट, साइड हो जाइए, साइड हो जाइए आप लोग। अरे हमें अपना काम करने दीजिए। सर, शिनाख्त हो गई है। महावीर सिंह जी की ही गाड़ी है। और ये लाश? सर, ये लाश शायद उनके ड्राइवर की है। अभी इसकी शिनाख्त होनी बाकी है। मैं बस आपको इतना बता सकती हूँ कि उस दिन मुझे उनका फोन आया था। उनके ड्राइवर की कोई प्रॉब्लम थी। हम अपना ड्राइवर नहीं भेज सके क्योंकि हमारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी। बाद में महावीर जी ने कहा कि वो अपना बंदोबस्त कर लेंगे। फिर हमें पता नहीं। तो आपके मुताबिक ये महावीर जी का ड्राइवर नहीं है? तो फिर ये आदमी था कौन? और फिर महावीर जी का ड्राइवर कहाँ है? संगम उन्हीं के साथ रहता था। हमें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आपके पास उसकी कोई तस्वीर है या फिर कोई फोन नंबर या एड्रेस? जिस दिन पार्टी एजेंडा की मीटिंग थी, उस दिन महावीर जी के साथ तुम क्यों नहीं थे? साहब, वो उस दिन गांव से बहुत जरूरी फोन आ गया था, तो हमको एकदम से निकलना पड़ा। साहब जी हमको बोले कि तुम बेफिक्र होके जाओ। उन्होंने यही कहा था कि वो मंजू जी को फोन कर देंगे और अपना इंतजाम खुद कर लेंगे। इस आदमी को जानते हो? नहीं साहब। ध्यान से देखो। नहीं साहब, हम सच कह रहे हैं, हम इस आदमी को नहीं जानते। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है साहब। अब मैंने तुमसे सबके फोन रिकॉर्ड्स चेक करने को कहा था। यस सर, ये लीजिए। सर, मंजू जी के तो सारे फोन रिकॉर्ड्स क्लीन हैं, लेकिन सत्यवती मैडम का अपोजिशन लीडर चंद्र सिंह जी के साथ बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हुई। बात करनी मैडम आपसे। हमसे? कीजिए। ये है आपके फोन रिकॉर्ड्स। पिछले कुछ दिनों से लगातार आपकी बातचीत हो रही है चंद्र सिंह जी से। जरा हमें भी तो बताइए कि ऐसी कौन सी खास बात हो रही है आप दोनों के बीच? ये क्या बकवास है? चंद्र सिंह वो अपोजिशन पार्टी का लीडर? जी हाँ बलीराम जी, यही तो हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दिन में 5-5 बार इतनी लंबी लंबी इन दोनों के बीच क्या बातें हो रही? इंस्पेक्टर, हम आम खाएं या बेर, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो आपको पड़ने वाला है सत्यवती जी। चंद्र सिंह का बयान है हमारे पास। किशन जी ने बताया है कि उनकी राधा आप ही।
जो सत्ता की लालच में अपने पति का इस्तेमाल करते हुए महावीर सिंह जी की गद्दी तक पहुंचना चाहती थी। तुम पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की मैंने। सत्ता के लालच में तुम इस हद तक गिर जाओगी मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छा, हमें सत्ता का लालच और आपको तो जैसे दरबान की नौकरी पसंद है ना? खूब समझते हैं हम। बड़ी सफाई से हमारे कंधे पे बंदूक रख के सही समय का इंतजार कर रहे थे आप कि कब आप ट्रिगर दबाएं और कब आपके भैया जी और हमारा खेल खत्म हो जाए। खेल? हम खेल खेल रहे हैं या तुम खेल खेल रही हो उस अपोजिशन लीडर चंद्र सिंह के साथ मिलकर? कहाँ है भैया जी? क्या किया है भैया जी के साथ? कहाँ है भैया जी? कोई बात नहीं, वो तो हम पता लगा लेंगे कि महावीर जी कहां पे है। चले, ले चलो इन्हें। हमने कुछ नहीं किया। बता किसने किया? मेरे से झूठ बोल दिया। तू बताती है या नहीं? सर सारे हथकंडे अपना लिए, बात आगे बढ़ ही नहीं रही है सर। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को कुछ पता भी है। इन्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? इसमें से उस दिन कोई भी महावीर जी के साथ नहीं गया। हमने सबसे पूछताछ कर ली, सपोर्टर्स, सत्यावती, बलिराम, शोभा, मंजू। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है नहीं, हमसे कोई ना कोई कड़ी छूट रही है। और ऊपर से वो लाश, उसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं। एक मिनट, उस दिन मंजू ने अपने बयान में यह कहा था कि महावीर जी का उन्हें फोन आया था उनके ड्राइवर के लिए, और वो ड्राइवर उनके पास नहीं जा पाया था। हमने अब तक उस ड्राइवर का बयान क्यों नहीं लिया? एक काम करो, उस ड्राइवर को बुलाओ, हमें उससे बातचीत करनी है। यस सर। रैली वाले दिन मैडम को तू डॉक्टर के पास लेके गया था ना? किस डॉक्टर के पास? आप वो बता नहीं। नहीं सब हम कहीं लेके नहीं गए थे। इस आदमी को जानता है? देखा इसे कहीं? हाँ साहब, एक आध बार मैडम के घर पे देखा था साहब। मंजू मैडम के जो भाई है ना सुधीर सर, उनके साथ ये आया था। रैली वाले दिन आखिरी बार देखा था इसको। अब ये सुभाष कौन था और सुधीर कौन था? और इन दोनों का महावीर सिंह की गुमशुदगी से क्या लेना देना था? महावीर सिंह की गाड़ी से सुभाष की लाश का मिलना आखिर किस ओर इशारा कर रहा था? लगातार उलझते इस मामले में पुलिस की तहकीकात जितनी गहरी होती जा रही थी, अंधेरा उतना ही बढ़ता जा रहा था। लेकिन पुलिस ने भी इस केस की तह तक जाने की ठान ली थी। आखिर ऐसे में कोई भी गुनहगार पुलिस की गिरफ्त से आखिर कब तक बच पाता? माननीय मंजू मिश्रा जी, आप हमें ये बताइए, जब हमने आपको सुभाष की तस्वीर दिखाई तो आपने हमसे सच क्यों नहीं कहा? देखिए इंस्पेक्टर, मैं कोई बात नहीं, ठीक। आप अपने ड्राइवर राजू को तो जानती है ना? राजू? चौंकिए मत। अगर आप चाहती हैं कि हम आपके औहदे का लिहाज करें तो आप सब कुछ सच सच बता दीजिए। पार्टी की इतनी जरूरी रैली से ठीक पहले अचानक आपकी तबीयत खराब हो, और इस हद तक खराब हुई कि आपके चहेते गुरुजी, जिनसे आप बहुत प्यार करती थी, आप उनके लिए ड्राइवर तक नहीं भेज पाए ताकि उस ड्राइवर के साथ आप डॉक्टर के पास जा सकें। आपके ड्राइवर ने तो हमें यह बता दिया कि आप डॉक्टर के पास नहीं गई। और इससे भी बड़ी चीज जो हमें बहुत परेशान कर रही है वो है ये, महावीर जी की गाड़ी से आपके भाई के साथ काम करने वाले एक आदमी सुभाष की लाश मिली। उसे भी आपने पहचानने से साफ इनकार कर दिया, और उस ड्राइवर ने उस लाश को भी पहचान लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था आपके सस्पेंस थ्रिलर में, लेकिन ऐन मौके पर आपके ड्राइवर ने अपनी जुबान खोल दी। अब बताइए, इस सस्पेंस से पर्दा आप उठाएंगे या फिर हम उठवाएं? बोलो, बताइए, कहां है महावीर सिंह? इस प्लान में कौन कौन था आपके साथ? कहां है महावीर जी?
चलेगी? आपको सच बताना ही पड़ेगा। कहाँ है महावीर जी? महावीर जी, मैंने ही अपने भाई सुधीर के साथ मिलकर मरवा दिया उन्हें। इतने सालों तक पार्टी में यहाँ पहुंचने के लिए दिन रात मेहनत की मैंने। एक एक सीढ़ी चढ़कर यहाँ पहुंची थी मैं। महावीर को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं किया था मैंने। गुड, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप मंजू जी। मैं पार्टी हाईकमांड से इस बार सिफारिश करूंगा आपकी कि आपको युवा नेताओं की लिस्ट में से एमएलए का टिकट दे दें। सब आप ही की वजह से हो रहा है सब। हम तो बस यही चाहते हैं कि हम हमेशा आपको खुश रखें। मंजू जी, मैं शादीशुदा हूं और मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के सिर्फ काम से खुश होता हूं। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे माफ कर दीजिए सब, मेरा ये मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। जी। उस दिन के बाद मैंने महावीर जी का दिल जीतने के लिए एक नया रास्ता अपनाया। मैंने दिन रात मेहनत की, पार्टी और महावीर जी की नजर में अपनी छवि बनाई और फिर धीरे धीरे मैंने महावीर जी का दिल जीत लिया और उनका दाहिना हाथ बन गई। मंजू जी, हमें अपनी पार्टी की जगह बनानी है आम लोगों के दिलों में, और उसके लिए हमें ऐसा लगता है कि अपनी पार्टी की पहली रैली जिन्ना बाजार से शुरू करनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? सब रॉफ चौक से शुरू करें तो बेहतर हो सकता है। वहाँ आसपास 4-5 कॉलेजेस हैं। पहली रैली वहाँ से हुई तो हमें विद्यार्थियों का अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, अगर आप सही समझें तो। इसमें सही समझना क्या है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और आपको इस रैली के लिए कोई भी मदद चाहिए हो तो आप मुझे बताइएगा। सारी चीजें सही जा रही थी। महावीर जी ने आंख बंद करके मुझ पर विश्वास करना शुरू कर दिया था और अब धीरे धीरे मुझे यकीन हो गया था कि इस बार महावीर जी मुझे ही एमएलए का टिकट दिलवाएंगे। उस दिन तुम सिर्फ मन लगा के काम करती जाओ, बाकी सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो। अरे ये सब किसके लिए कर रहे हैं? तुम लोगों के लिए कर रहे हैं ना? सर, अगर आपको टाइम लग रहा हो तो मैं बाद में आ जाऊं। उस दिन महावीर जी ने मुझे कहा कि मैं सत्यवती को रैली में सम्मिलित करूं। मैंने उनका कहा मान लिया, लेकिन फिर जो हुआ उसके बाद। अरे ऐसा क्या हो गया कि तुम अंदर से यहाँ चली आई? अंदर हमारे देखने के लिए बचा ही क्या था? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मैं आपको एक आदर्शवादी नेता समझती थी जो अपने रिश्तों को अपने काम से अलग रखता है, लेकिन सत्यवती को इस तरह मेरे काम का श्रेय देकर आपने ठीक नहीं किया। आपने साबित कर दिया कि खून खून होता है। इसके लिए मैं आपको छोड़ूंगी नहीं सब। आज आपने सत्यवती को हमारे काम का श्रेय दिया है, कल हमारी जगह भी दे देंगे। हमारी मेहनत का तो आपकी नजरों में कोई मोल ही नहीं है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। अपनी जगह बनाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, किसी भी हद तक। देखो मंजू, राजनीति में जज्बातों की कोई जगह नहीं होती, और हम तो सिर्फ नए कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित कर रहे थे ताकि उनके अंदर भी काम करने की लगन पैदा हो। ठीक है, तो कल रैली में भी सत्यवती को ही ले जाइएगा, आपसे थोड़ी और राजनीति सीख लेगी। अगर तुम्हें लगता है तो मैं सत्यवती को कल नहीं लेके जाऊंगा अपने साथ। महावीर मुझे राजनीति सिखाएगा? मुझे? अरे मेरी वजह से इतनी लोकप्रियता मिली है उसको, और वो 2 कौड़ी की सत्यवती मुझे हराएगी। पता नहीं क्या जादू करके रखा है उसने बुढ़े पर। शांत हो जाओ बहना। कैसे शांत हो जाऊं? कैसे? तुम तो जानते हो कि यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया है, और अब जब सब कुछ सही जा रहा था तो
भैया भाभी का खेल शुरू कर दिया। भैया भाभी, लेकिन अब और नहीं। सत्ता के इस खेल में औरों को नहीं, राजा को मात देनी होगी। सही सोचा तुमने बहना, बिल्कुल सही सोचा। और फिर हमने प्लान बनाया। इस प्लान के मुताबिक हमें सबसे पहले महावीर जी के ड्राइवर को हटाना था। हमारे गांव से फोन? हेलो हेलो संगम, वो कहा है कि तुम्हारी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। मैं काम करो, जल्दी गाँव आ जाओ। हम आते हैं, हम जल्दी आते हैं। और जानबूझ के सुधीर के ड्राइवर सुभाष को भेजा। सुभाष को पता था कि गाड़ी कहाँ रोकनी है, ताकि हमारे आदमी महावीर का काम तमाम कर सके। क्या कर रहे हो? कौन है तुम लोग? अरे क्या कर रहे हो? अरे उसके बाद मेरे आदमियों ने सुभाष को भी गोली मार दी। ताकि हमारा आखिरी सबूत भी मिट जाए। और फिर महावीर की लाश को जंगल में फेंकवा दिया। हम लोग जानते थे जब तक महावीर की लाश मिलेगी तब तक सपोर्टर्स मुझे चुन चुके होंगे। लेकिन आपके ड्राइवर राजू ने अपनी जबान को जल्दी ही खोल दी। पुलिस के लिए अब तक जो महज एक अपहरण का मामला था, वो असल में एक खौफनाक और सोची समझी साजिश थी जो राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित थी। मंजू की गवाही के बाद ये सच सामने आया कि मंजू ने कैसे सत्ता स्वार्थ के लिए अपने ही भाई सुधीर के साथ मिलकर अपने ही राजनीतिक गुरु महावीर सिंह को रास्ते से हटा दिया। सत्ता सुख के लिए कैसे रिश्तों की बलि दी जाती है, कैसे विश्वासघात किया जाता है, इसकी सच्चाई हमें इस केस से पता चलती है। इस हत्याकांड के दोषी मंजू मिश्रा और उसके भाई सुधीर मिश्रा को आखिरकार पुलिस ने पकड़ ही लिया। सारे सबूत होने के बावजूद मंजू और सुधीर को सजा सुनाने में अदालत को 6 साल लग गए। एडिशनल सेशंस कोर्ट ने महावीर सिंह मर्डर केस के दोषी मंजू और सुधीर को धारा 120B के तहत साजिश रचने के जुर्म में, धारा 364 के तहत अपहरण करने के जुर्म में और धारा 302 के तहत जान से मारने के जुर्म में दोषी पाया। अदालत ने 27 जुलाई 2009 को मंजू मिश्रा और सुधीर मिश्रा को उम्र कैद की सजा सुनाई। सावधान इंडिया यूपी पुलिस के जज्बे को सलाम करता है, जिसने बड़ी जिम्मेदारी से इस हाई प्रोफाइल केस का पर्दाफाश किया। कल फिर मिलेंगे जुर्म से जंग की ऐसी ही बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है।